नमस्कार दोस्तों, औसम इन्फॉर्मेशन में स्वागत है आपका। जो मुद्दा अभी उछल रहा है एसटीईटी पर, उस पर मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं। जो मुद्दा है एसटीईटी 2019 का मेरिट और ओनली क्वालिफाइड का, यानी ओनली क्वालिफाइड का मतलब जो मेरिट में नहीं है। असल समस्या क्या है हम इस पर बात करेंगे, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे, लेकिन यही असली समस्या है जिसको समझने की बात है। देखिए, 12 मार्च का वो दिन था और उस दिन में वो शाम थी जब रिज़ल्ट पब्लिश हुआ और ये बयान आया कि 24,599, जिसमें 3 विषयों के रिज़ल्ट को समाहित नहीं कर रहे हैं, नहीं उन 106 कैंडिडेट्स का जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। उसमें कहा गया कि इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हैं। फिर एक ट्वीट जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें किसी अधिकारी ने कहा था यस, जब किसी स्टूडेंट ने पूछा था, अभ्यर्थी ने पूछा था क्या सभी क्वालिफाइड की नौकरी लगेगी। अब यहीं से सब प्रॉब्लम शुरू हुआ। पहली प्रॉब्लम जो है, अभी मैं क्वालिफाइड की बात कर रहा हूँ, ओनली क्वालिफाइड की बात कर रहा हूँ, मेरिट की भी बात करूँगा, वो भी बिल्कुल निरपेक्ष होकर। अगर हम इस पर बात करें तो अगर यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि यदि 24,599 कैंडिडेट जो भी हैं उतने ही क्वालिफाई किए और सीट भी उतनी ही थी, तो इतने कैंडिडेट्स बाहर कैसे हुए? तो इसका मतलब दो है। अगर इस स्टेटमेंट को हम सही माने तो इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, या तो अधिकारियों द्वारा शब्दों को मिसप्लेस्ड कर दिया गया है, क्वालिफाई की जगह मेरिट होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि क्वालिफाई 50,000, 70,000, 80,000 कर चुके हैं, लेकिन मेरिट कम की बनी। अब जाहिर सी बात, इतने लोग क्वालिफाई करेंगे तब तो किसी भी चरण में सब की नियुक्ति कभी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर बात ये आती है, जब ऐसा था तो जो डेटा था उसको सामने जिस रूप में था रखना चाहिए था। या तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया या मामले की गंभीरता पर नहीं ध्यान दिया गया। वैसे भी बिहार में नॉर्मल व्यक्ति या कैंडिडेट है, उनकी नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दी नहीं जाती। इसका एग्जाम्पल है BSSC, 7-8 साल में तो केवल PT होता है। ठीक है, खैर मैं इस पर बात करता हूँ अपनी। तो यदि 24,599 लोग ही पास हुए, क्वालिफाई हुए थे और उतनी सीट ही थी, तो सबकी जॉब होनी चाहिए थी। लेकिन यदि बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हैं क्वालिफाई होकर भी, इसका मतलब यहाँ पर मिसस्पेल नहीं बोला जाएंगे, मिसप्लेस हो गया शब्द। या तो उनको बोलना चाहिए था कि क्वालिफाई बहुत किए लेकिन इतने लोग मेरिट में हैं जिनकी जॉब लगनी चाहिए और क्वालिफाई वालों को प्रमाण पत्र मिलेगा। ये यहाँ तक बात हुई। तो यहाँ पर गलती अभ्यर्थियों की तो बिल्कुल नहीं है। ये तो ठीक उसी तरह से हुआ, किसी को प्रपोज करके शादी से इनकार कर देना, है ना। कितनी मिठाइयाँ बट गई। अब ये बोल देना कि इतने ही लोग हैं, इतनी सीटें हैं और इतनी नौकरी लग गई। तो अगर ये बयान गलत है या किसी वजह से गलत हो गया, मिसप्लेस्ड हो गया, उनको मेरिट कहना चाहिए था लेकिन क्वालिफाई बोले और अभी तक डेटा साझा नहीं हुआ है, तो उनको क्लैरिफाई करना चाहिए आकर के। क्योंकि कैसा लगता होगा कि भाई हाँ भाई हम तुम्हारे हैं, लेकिन जब ऐन वक्त पता चलता है कि भाई हम कहीं तुम कहीं, ये तो सीधा दिल तोड़ना है। जनरली क्या होता है, मेल फीमेल या फीमेल मेल का दिल तोड़ता है। यहाँ तो सरकार ने दोनों को ही लपेटे में लिया, बाबू हम दोनों का दिल तोड़ते हैं। अब बात करते हैं मेरिट वालों की। अब अगर 24,599 वो मेरिट था, क्वालिफाई नहीं था, तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन चला जाए तो आप जानते होंगे कि जनरली सीटेड जो होता है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, जिसमें लोग एग्ज़ाम देते हैं, उनको प्रमाण पत्र मिलता है। फिर वो अलग अलग एग्ज़ामिनर बॉडी जो होती हैं वहाँ एग्ज़ामिनिंग बॉडी पर जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं, जैसे KVS में दिए, NVS में दिए, जो कि कॉम्पिटिटिव होती है। वहाँ जो पास करते हैं उनकी मेरिट बनती है और जॉब मिलती है। तो बिहार सरकार ने इसको कंबाइन कर दिया था कि दो प्रोसेस से हम बच जाए। अगर स्टेट 2019 के नोटिफिकेशन को देखा जाए और उस समय जो बात कही गई थी वो ये थी कि ये ऐसा एग्ज़ाम होगा, ये तो पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ नहीं, ये पहला ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ जिसमें ये बात कहेगी कि ये जो है एलिजिबिलिटी कम, या ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी कम कॉम्पिटिटिव होगा। मतलब जो लोग 45% या 50% अकॉर्डिंग टू कैटेगरी अर्हता प्राप्त कर लेते हैं वो सब क्वालिफाई माने जाएंगे और उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हो गई एलिजिबिलिटी। कम कॉम्पिटिटिव, यहाँ CUM है,
कम कम्पिटिटिव का मतलब हुआ क्या हुआ, अब इनमें से जो टॉप कैटेगरी के हैं सीट के अकॉर्डिंग उठाया जाएगा, कैटेगरी वाइज उनका मेरिट बनाया जाएगा और उनको जॉब मिलेगा। तो ये बात पहले से क्लैरिफाई थी, लेकिन बीच में जो प्रोसेस होता है, जो लेट होता है, जो केस होता है, जो डिले होता है, ये डिफॉर्म कर देते हैं। बीच में कई लोग हैं जो अपने कयासों से इसको डिफॉर्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ गलती अभ्यर्थियों की इसलिए नहीं बोली जा सकती थी। अगर ये सब बात था तो इसको क्लैरिफाई क्यों नहीं किया गया। जो भी टॉप कर रहे हैं लोगों को इस बात का प्रॉब्लम है कि यदि 24,599 लोग पास किए थे, जिसमें 3 सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, और वो 106 कैंडिडेट भी नहीं है, मैं 12 मार्च की बात कर रहा हूँ, और उतने ही सीट भी थी, तो इतने लोग बाहर हुए और जो अंदर आए वो क्या था? क्या किसी ऐसे अभ्यर्थी को अंदर किया गया है जो एलिजिबल ही नहीं था? ये संशय है। और ये संशय को बल मिलता है क्योंकि शिक्षा विभाग डेटा को क्लियर नहीं कर रहा। उसे या तो गलती मान ले, नहीं तो षड्यंत्र मान ले, दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगी। या तो आपने मिसप्लेस कर दिया मेरिट को क्वालिफाई से, और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ अभ्यर्थी बाहर से आए। तो अगर आप डेटा साझा कर दें, मेरिट तो वैसे ही निकल चुका है, अब तो तभी हो सकता है जब जितने भी लोग मेरिट क्वालिफाई हैं, मेरिट में हैं, सब सर्वे में हिस्सा लें, जो कि संभव नहीं है कि सब लें, ठीक है, और उसके बाद पता चल जाएगा। सरकार के पास तो डेटा होगा ही, क्योंकि सब जगह रैंक और कैटेगरी वाइज तो दिया हुआ है, और डेटा सामने कर दे, पता चल जाएगा कि बाहर से लोग आए हैं या सच में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे और मेरिट में कम थे। अब बात करते हैं, ये हुई क्वालिफाइड लोगों की बात, जो बात थी मैंने कह दी, ठीक है। अगर वर्ड मिसप्लेस हो गया है तो फिर कैंडिडेट्स को जो आपने ये कहा उसकी क्षतिपूर्ति कीजिए, सीटों को बढ़ाइए। अब 80-90 हज़ार लोग क्वालिफाई हुए होंगे मान लेते हैं, तब तो उतनी सीटें नहीं हो सकती, लेकिन मौका तो इन्हें मिलना चाहिए और इनको सीटों को बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात हम बात कर लेते हैं केवल वो लोग जो क्वालिफाइड हैं और मेरिट में भी आ गए हैं। ऐसे ही एक मामला हुआ था, आप चेक करके देखिएगा, चाहे झारखंड हाईकोर्ट का था या बिहार हाईकोर्ट का लेक्चरर बहाली था। उसमें क्या हुआ था कि सरकार ने ऐसे कैंडिडेट्स को जिनके मार्क्स कम हैं नियुक्ति कर दी, और जिनके मार्क्स ज़्यादा थे उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। देखिए, कई राजनीतिक कारण भी होते हैं, सरकार को कई लोग घेरे हुए रहते हैं, तो मामला हाईकोर्ट में गया। अब देखिए, नियुक्ति हो चुकी थी लेक्चरार में, मामला हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट तो देखती है कि भाई आपने जो नोटिफिकेशन निकाला था वो संविधान जो होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना संविधान होता है, उस हिसाब से आपको सीटें भरनी थी, लेकिन नोटिफिकेशन में आपने कुछ कहा, सीटें कुछ किया। नतीजा देखिए क्या हुआ, उस पूरी बहाली को रद्द कर दिया गया। अब सोचिए कोई ऐसा कैंडिडेट भी होगा जो नौकरी छोड़ करके आया होगा, सपोज कोई +2 में होगा, हाई स्कूल में होगा, या कहीं पर भी होगा, लेक्चरर में हो गया होगा, नौकरी छोड़ा होगा, फिर ज्वाइन किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहीं काम करते होंगे, वो भी जब किसी की नौकरी हो जाती है तो फिर वो थोड़ा सा शिथिल, जनरली मैं एक्स्ट्रा मेरिटोरियस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली लोग शिथिल हो जाते हैं कि चलो हम तो सेट हो गए। अब बताइए, फिर से हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से अगर मेरिट निकाला जाए और जो एकदम पॉइंट से पास हुए होंगे वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी कि भाई अब तो तुम नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए, अब यहाँ से हम तुमको लात मारेंगे तो कहाँ जाओगे? ये तो जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो गया। वो व्यक्ति अब क्या करेगा जो पूरा प्रोसेस छोड़ के जब सेट हो गया? तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगा। अगर सरकार 2011 को, 2019 को, जो भी उसने सेवा शर्तें नोटिफिकेशन 2019 में लागू किया था, उसको ध्यान में न रखते हुए राजनीतिक दबाव में या राजनीति उल्लू सीधा करने के लिए अभ्यर्थियों की बहाली ले ली और बाद में किसी चरण में हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया, तो वैसे लोग जो मेरिट में नहीं होते हुए नौकरी करेंगे वो जीवन के उस मोड़ में कहाँ जाएंगे? इस पॉइंट को जरा सोचिएगा। अगर किसी तरह बहाली ले भी लेते हैं, आप देखिएगा ऐसे मामले झारखंड या बिहार के कोई लेक्चरर बहाली का मामला था ये, जिसमें पूरी बहाली सरकार द्वारा की हुई रद्द कर दी गई थी क्योंकि उसने अपने नोटिफिकेशन में किए हुए सेवा शर्तों का उल्लंघन किया था। तो न्याय होता है, वो भीड़ थोड़ी देखता है। तो यहाँ पर दोनों ही कैंडिडेट्स फंस जाएंगे, वो कैंडिडेट जो मेरिट में है और वो जो मेरिट में नहीं है लेकिन क्वालिफाइड में है। अगर सरकार अपने सेवा शर्तों या नोटिफिकेशंस के विरुद्ध जाती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी कम कम्पिटिटिव थी, जो पहले ही कहा गया था। एलिजिबिलिटी कम कम्पिटिटिव का मतलब मिनिमम अर्हता प्राप्त करने वालों को सर्टिफिकेट और ऊपर से जो टॉप स्कोरर है उनको मेरिट बनाकर ज्वाइनिंग, ये बात कही गई थी। तो मैंने ओनली क्वालिफाइड और क्वालिफाइड विद मेरिट दोनों की बात कही। और एक चीज़, इस वीडियो को अगर आप समझते हैं कि सरकार तक पहुंचना चाहिए तो आप
बढ़ाइए अपने स्तर पे। एक बात और है कि सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई गलत कैंडिडेट ही क्यों ना आ जाए। देखिए, आदमी को संवेदनशील होकर बात करना चाहिए। कोई भी किसी पोजीशन में जा सकता है। मान लीजिए कोई फ्रॉड कैंडिडेट ही क्यों ना है, उसको पहले छाड़ देना चाहिए, पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए उसको, क्योंकि वो इंसान तो है। आप 6 महीना टाइम लीजिए या नौकरी से 1 साल का टाइम लीजिए उसके डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए, उसके बावजूद भी वो नौकरी में 2-3 साल तक बना रहता है, फिर उसको निकाल दीजिएगा तो कहाँ जाएगा? सोचिए, देखिए, जिस तरह से एक पीएम का, एक सीएम का, एक किसी भी व्यक्ति का जीवन होता है, एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी का भी उसके परिवार के लिए जो ब्रेड बियरर होता है, जो कमाने वाला होता है, वो सब कुछ होता है। कमाने वाला नहीं भी होता है तो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, जैसे अपनी जान वैसे सबकी जान। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा ग्लिच है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर कुछ कैंडिडेट, पहली बात तो फिल्टर गेट पर ही कर लेना चाहिए। किसी राजनीतिक दबाव में आकर यदि जो सिस्टम में रूल्स बने हुए हैं अगर उसको सरकार तोड़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी क्रेडिबिलिटी घट जाएगी। फिर तो कोई भरोसा नहीं करेगा, अरे सरकार ने तो ये नोटिफिकेशन दिया है, हम दबाव बनाकर सरकार को मजबूर कर लेंगे किसी और चीज़ में। तो ऐसा क्या होगा, एक ही बहाली 3 साल, अभी 2 साल तो हो चुका है ना, 3 साल, 4 साल, 5 साल अटकेगा। शिक्षक उतने रिटायर करेंगे, पॉपुलेशन 6 करोड़ पॉपुलेशन जो ब्राज़ील के बराबर हर साल ऐड होता है वो तो ऐड होगा, लोग और ऐड होंगे, कंपटीशन और होगा। और नई शिक्षा नीति क्या कहती है? नई शिक्षा नीति किसी पारा टीचर्स को नहीं बोलती है, मतलब कि जो भी टीचर होंगे उनको वेतन भी ठीक मिलना चाहिए और 5 साल में सभी टीचर्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल भी हो, मतलब परफॉर्मेंस चेक करना है कि वो कैसे हैं या नहीं है। उस बिना पर वो आगे बढ़ेंगे या रोक दिए जाएंगे, जैसा भी होता है। तो नई शिक्षा नीति के लिहाज से भी जो सरकार कर रही है वो सही मायने में नहीं जा रही है। ठीक है, अगर सरकार को अपने, देखिए मेन बात यह है ना कि सरकार एजुकेशन को लायबिलिटी समझती है, इसलिए जीडीपी का जितना % खर्च करना चाहिए, जो कोठारी आयोग में भी अनुशंसित था और हमेशा लोग कहते रहते हैं, उतना कभी खर्च नहीं होता। सरकार जब तक शिक्षा को लायबिलिटी समझेगी, शिक्षा बर्डन बनेगा। बर्डन इस नाम से, जिस तरीके से भर्ती कर लो, शिक्षा में कैसे भी भर्ती कर लो डॉक्यूमेंट पे, और डॉक्यूमेंट कैसे एग्ज़ाम होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। और फिर उसी तरह से मेडिकल में भी कैसे कैसे भर्ती कर लो, देखिए न्यूज़ में बहुत आया। अब जब मेडिकल इमरजेंसी आई तो आम लोग का क्या हालत हुआ, वो तो उससे पूछिए। ठीक उसी तरह से शिक्षा में भी, खुद शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने बेटों को या शिक्षा विभाग में काम करने वाले ऑफिसर या कर्मचारी, ऑफिसर तो छोड़ दीजिए, अपने बेटों को कभी सरकारी स्कूल में भेजेंगे? क्यों भाई, वहाँ तो उन्हें सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, खाना मुफ्त, कपड़ा मुफ्त, साइकिल मुफ्त और किताब मुफ्त, फिर भी वो इतना पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि वो अपने बेटे की शिक्षा को बर्डन नहीं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं। सरकार को अपनी शिक्षा को इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाहिए। अगर आज वो शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो उनको इस पर ध्यान देना होगा। अगर क्वालिटी टीचर नहीं आएंगे तो कभी भी एजुकेशन क्वालिटेटिव नहीं बनेगी। और किसी भी महामारी के दिन में, जिस तरह से मेडिकल सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया, बैठ गया, ये वैक्सीन कहाँ हुआ, ये वैक्सीन किसने बनाया? ध्यान दीजिए, बिहार में तो वैक्सीन नहीं बना। लोग को अभी भी जागरूक नहीं है कि उन वैक्सीन से डरते हैं। तो सोचिए, ये अनभिज्ञता है, ये जागरूकता कौन लाता है? शिक्षक तो लाता है। शिक्षक ही तो समाज का मार्गदर्शक होता है। तो ये बात समाज तक पहुंचाइए कि इस तरह का ग्लिच क्यों करते हैं, शिक्षा को बर्डन के रूप में क्यों लेते हैं, उसको लायबिलिटी के रूप में क्यों लेते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में क्यों नहीं लेते हैं। मुझे यही बात कहना था। और रही बात क्वालिफाइड और मेरिट, तो अगर सरकार को अपनी नियमावली का पालन भी करना चाहिए अगर मैं कहूं, और साथ ही साथ जो क्वालिफाइड हैं, चूँकि सरकार ने शुरू में मिसप्लेस अगर हुआ तो सरकार से हुआ, कुछ छुपाया गया तो सरकार से हुआ, तो उनके लिए चाहे जो चरण रखे, सीट को इंक्रीज़ करना चाहिए। क्योंकि ठीक है, पूरी सीट कभी नहीं भरती, इसमें कई लोग टीजीटी भी होंगे, पीजीटी भी होंगे, मेरिट में बने हैं, तो कई तरह के फॉर्म बैंक, रेलवे निकलते हैं, सीट तो खाली होनी ही है। प्लस कई लोग, अगर नॉर्मल सब्जेक्ट की बात करें तो कई जगह टीजीटी, पीजीटी, फिर डीएसएस भी है, सीट तो वैकेंट होते रहेगी। और कंप्यूटर में भी कई लोग बीसीए वाले भी मेरिट में आ गए हैं, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी नहीं कर रहे थे। गलती कैंडिडेट की भी है कि चलो बिहार है, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, हमारे पास डिग्री नहीं है, हमने बीसीए नहीं, बीटेक नहीं किया, बीसीए है, चलो भर देते हैं। सोशल साइंस किए हुए हैं, चलो बीएड तो आखिरी चरण में है, बीएड भी कंप्लीट नहीं किए, चलो भर देते हैं। भ्रष्टाचार की शुरुआत आदमी से ही होती है और सबको खुश नहीं किया जा सकता। इसलिए शिक्षा विभाग हो या अभ्यर्थी, दोनों को इस बारे में विचार करना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद इस बात को रख करके इस शिक्षा व्यवस्था पर
जोर मारने का था, शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है उस पर प्रकाश डालने का था। बस यही कि शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रहा है। क्या मेडिकल व्यवस्था की तरह शिक्षा व्यवस्था कर देंगे? शिक्षा व्यवस्था अगर खराब हो तो इसका परिणाम दूरगामी होता है। जो मानव संसाधन है, जो यूथ है, जो लीड कर सकता है, वो तो भेड़ की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ जाते हैं। उस भीड़ को मैनेज नहीं हो पा रहा है। अगर व्यक्ति के पास सही शिक्षा तो सही गलत देखता है, सही शिक्षा नहीं हो तो वोटिंग भी करते समय उसके अपने पूर्वाग्रह सामने आ जाते हैं। किस तरह के पूर्वाग्रह, उस पर मैं चर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा। पूरे इस चर्चा का मोटो यही था कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना होगा तो क्वालिटेटिव कदम उठाने होंगे और सभी को ध्यान में रखना होगा। लोग बीएड कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं जो नई शिक्षा नीति के हिसाब से बदलनी चाहिए, इस तरह से करे कि कोई भी मतलब कि हर एक का स्थान होता है। घोड़ा को घोड़ा बनना चाहिए, बेंग को बेंग बनना चाहिए, शेर को शेर बनना चाहिए। तो इतनी भीड़ जो है उसको ठीक से रेगुलेट किया जा सकता है। ज़रूरत है उसको समझने की, उसको मैनेजमेंट करने की और उसको लायबिलिटी ना समझते हुए उसको इन्वेस्टमेंट समझने की। लेकिन लोगों के बारे में, आम लोगों के बारे में इतना कौन सोचता है। तो इस वीडियो को यदि आप चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो और सरकार भी समझे कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि किसी को कब कुछ बोल दिया और उसके बाद कब कुछ बोल दिया, तो इससे दुख होता है। अब इस पर सरकार क्या करती है, मैंने दोनों ही बात रखा। दोनों में ही कैंडिडेट का नुकसान हो सकता है। गलत तरीके से एंट्री पे हमेशा नुकसान होगी। मैं अपने वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। साथ ही ये कहूँगा कि DSSB, CTET या KVS के लिए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ ही BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसमें यदि सरकारी BEd कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, कट ऑफ उसमें हाई जाता है, आपको तैयारी करना है तो ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। क्योंकि कोरोना काल में जब सब कुछ ऑनलाइन है तो इन्फॉर्मेशन भी यदि डिसेमिनेशन ऑनलाइन हो तो कोई गलत नहीं है। बस चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए, बढ़ते रहनी चाहिए। ठीक उसी तरह से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। क्योंकि राज्य सरकार ने कहा, और कहा क्या, अभी भी बहुत इतनी वैकेंसी के बाद भी कई हज़ार सीटें खाली रहेंगी विभाग में। तो अगर उन सीटों को आप पाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है ना कि आप मेरिट में आने की कोशिश कीजिए। मेरिट में आने के लिए कोई केस और आंदोलन से तो उपाय नहीं है, या हो भी सकता है तो इसका क्या गारंटी है? गारंटी इस बात का कि पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। मेरिट में आने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है मेहनत। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप यहाँ के GS करंट अफेयर्स वगैरह को आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।